कि जो हमारा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो कि हमारा क्या था कि हमारी जो डिजीज़ है वो कैसे प्रोग्रेस होती है, मतलब किस तरीके से बढ़ेगी। तो सबसे पहले हमारी डाइट में अगर किसी चीज़ की कमी है तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। ठीक है, फिर इससे हमारे अंदर क्या आएंगे, बायोकेमिकल चेंज आएंगे, मतलब बॉडी के अंदर की जो चेंजेस हैं, जो केमिकल्स हैं, उनमें चेंज आने लगेंगे। और ये चेंज आपके कहाँ दिखाई देने लगेंगे, हमारे बॉडी मेजरमेंट में इन चेंजों का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें डाइटरी इन एडुकेशन हम किससे चेक कर सकते हैं, डाइट सर्वे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारे जो भी हम डाइट खा रहे हैं उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हम इसका सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, डाइट का सर्वे हम लोगों के साथ कर सकते हैं, लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं डाइट के बारे में। ठीक है, दूसरा है बायोकेमिकल मेथड्स है हमारे, चाहे ब्लड सीरम हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड सीरम हीमोग्लोबिन को चेक करते हैं। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हमारा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, फिर है आपका एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, बायोकेमिकल, इसके बाद हम क्या करेंगे, बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे। बायोकेमिकल चेंजेस देखने के लिए हमें बायोकेमिकल मेथड्स के थ्रू हम करेंगे। बायोकेमिकल मेथड्स कौन से होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लड, यूरिन या कोई भी आपका जो अंदर का फ्लूइड है बॉडी का, उसको लेकर के हम उसमें चीज़ों को चेक करते हैं। जैसे कि ब्लड सीरम हम चेक कर लें हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो डॉक्टर हमारे करते हैं, हमारा टेस्ट वो ले लेते हैं सैंपल और फिर उसको चेक करते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगर फिर सब क्लिनिकल चेंजेस जो आ रहे हैं, इसमें क्या है, आपका एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट होने लगेगा। ठीक है, यानी कि आपके बॉडी मेजरमेंट में चेंज आने लगेगा। मान लो आपने जो है अपनी डाइट में प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रोटीन नहीं है तो क्या, ये किससे पता चलेगा, डाइट सर्वे से पता चलेगा। ठीक है, प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी का एल्ब्यूमिन प्रोटीन कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में स्वेलिंग आने लगेगी। ठीक है, तो ये किससे पता चलेगा, ये आपका सीरम टेस्ट से पता चलेगा कि आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो कम है। ठीक है, अब ये दिखाई कब देगा, हमें कब पता चलेगा, हमें तब पता चलेगा जब आपकी बॉडी में स्वेलिंग दिखाई देने लगेगी। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन दिखाई देने लगेगा, तब हमें दिखाई देगा कि बच्चे में क्या है, पीएम वाली प्रॉब्लम है। आपके बालों में जब आपके कॉपर जैसे बाल होने लगेंगे, तब हमें पता चलेगा कि बाल, अगर इसके बालों की शाइन इसकी गायब हो गई है, कॉपर जैसे हेयर है, कॉपरी हेयर हो गए हैं इसका, तो इसका मतलब क्या है, इसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसमें फिर हमें एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट से ये हमें पता चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है एनाटॉमिकल चेंजेस, आपके बदलाव क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, आपके बदलाव क्या आएंगे, आपके ऑर्गन्स में बदलाव आने लगेंगे। ऑर्गन्स में बदलाव आने लगे, जैसे आपके बालों का हेयर कलर जो है वो आपका चेंज होने लग गया। ठीक है, मेजरमेंट बॉडी पार्ट्स एंड कंपेयर विद हेल्थ ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि आपके मेजरमेंट्स लेंगे हम और ये चेक करेंगे कि जो नॉर्मल मेजरमेंट्स है उससे आपके कितने डिफरेंट है। जैसे विटामिन B12 की कमी से एंगल, जो आपके माउथ के जो एंगल्स हैं इसमें क्रैक्स आने लगते हैं, जिसको हम स्टोमेटाइटिस बोलते हैं ना, जो हमने एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, जिसे हमने पढ़ा भी था जब विटामिन B12 की कमी देखी थी। ठीक है, तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान की क्या है, विटामिन B12 की कमी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो मेन आपका यही है जिसमें हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, क्या आपके प्रोग्रेसिव किस तरीके से आपकी डिफिशियंसी से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपका न्यूट्रिएंट्स की कमी है, फिर बायोकेमिकल चेंजेस दिखेंगे, फिर सब क्लिनिकल चेंजेस, उसके बाद एनाटॉमिकल चेंजेस एनाटॉमिकल चेंजेस मतलब आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनमें बदलाव आने लगेगा। ठीक है, जैसे कि आपके बालों की शाइन ही गायब हो गई। ठीक है, आपका वेट बिल्कुल कम हो गया है। ठीक है, आपके मसल्स गायब हो गई हैं। ठीक है, तो ये सब आपका लास्ट में दिखाई देगा। ठीक है, अब है न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री। ठीक है, न्यूट्रिशनल, इसके अंदर क्या आएगा, हम क्या सबसे पहले क्या देखते हैं, हम न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारा डायरेक्ट असेसमेंट का टाइप है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर बायोकेमिकल, क्लिनिकल और डाइटरी मेथड हम पढ़ेंगे। हम देखा जाए तो हम उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले डाइट में कम आया, फिर आपके बायोकेमिकल में दिखाई देगा अंतर, फिर हम क्लिनिकल में दिखाई देने लगेगा, उसके बाद आपका एंथ्रोपोमेट्रिक में भी वो अंतर आपका दिखाई देने लगेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ठीक है, तो हम यही पढ़ रहे हैं। अब ये हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। जिस न्यूट्रिशनल स्टेटस के कितने टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट के अंदर हमारा पहला वाला है एंथ्रोपोमेट्रिक। ठीक है, डायरेक्ट के अंदर हमारा पहला वाला है एंथ्रोपोमेट्रिक। एंथ्रो क्या है, एंथ्रो का मतलब क्या होता है, एंथ्रो का मतलब है आपका ह्यूमन, और एंथ्रो का मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एंथ्रोपोमेट्रिक है, यानी कि मेजरमेंट किसका, ये गलत लिख दिया है। एंथ्रो मतलब होगा आपका ह्यूमन। ठीक है, और पोमेट्रिक का मतलब होगा मेजरमेंट।
ठीक है। तो एंथ्रो का मतलब क्या है, ह्यूमन, ठीक है। और पोमेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक कर लेना इसे। एंथ्रो का मतलब होता है, एंथ्रो का मतलब है ह्यूमन, ठीक है। और पोमेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है। और एंथ्रो तो हम ह्यूमंस हो गए, हम मानव हो गए। और पोमेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब कि हमारी बॉडी का, इंसानों की, ह्यूमंस की बॉडी का क्या करना है, मेजरमेंट लेना है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन को मापना। जैसे हम अपनी हाइट, वेट, ये सब हमारे किस में आएगा, एंथ्रोपोमेट्रिक में आएगा, ठीक है। जब मैं अपना हाइट और वेट माप रही हूँ तो वो किस में आएगा, एंथ्रोपोमेट्रिक में आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट कंडीशंस ऑफ बॉडी, ठीक है। ये बॉडी की कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है, ठीक है। इसमें है आपका फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रॉब्लम इन न्यूट्रिशन, ठीक है। ये आपका एंथ्रोपोमेट्रिक में आपको सबसे पहले पता लगेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम, आपकी जो, मतलब हमें पता कैसे चलेगा, जब हमारा वेट कम होने लगेगा तब हमें पता लगेगा कि भाई हम बहुत वीक हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में तब पता चलता है जब वो हमारे एंथ्रोपोमेट्रिक में, हमारी बॉडी में, हमारा मेजरमेंट्स में दिखाई देना शुरू होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, अब इसमें एंथ्रोपोमेट्रिक हमारे पास दो हैं, एक है एज डिपेंडेंट, एक है एज इंडिपेंडेंट, ठीक है। एज डिपेंडेंट में हमारा क्या आएगा, एज डिपेंडेंट में हमारा आएगा बॉडी वेट, स्टैंडिंग हाइट और आपका हेड सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है। ये हम देखेंगे एज के साथ कंपेयर करके, ठीक है। जैसे बॉडी वेट हम देखेंगे हाइट एज के साथ, ठीक है। और स्टैंडिंग हाइट हम देखेंगे एज के साथ, और हेड सर्कमफ्रेंसेस देखेंगे हम एज के साथ, ठीक है। और एज इंडिपेंडेंट में क्या आएगा, जिसका एज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसमें क्या आएगा, इसमें आएगा मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस और वेट फॉर हाइट, ठीक है। वेट, जब हम वेट फॉर हाइट देखते हैं ना, हाइट पे कितना वेट है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने माल न्यूट्रिशन पढ़ा था, ठीक है। वेट फॉर हाइट जब हम देखेंगे कि कितनी हाइट पे आपका क्या वेट है, ठीक है, वो क्या है, आपका वेट फॉर हाइट है, ठीक है। तो ये MUAC हो गया हमारा, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस और वेट फॉर हाइट, ठीक है। इसमें जो आपका मिड अपर सर्कमफ्रेंसेस है, ये क्या होता है, जो आपके हैंड के ऊपर वाला, ये वाला हाथ होता है ना, बाजू वाला, ठीक है, ये हम, ठीक है। तो ये वाले हाथ का हम क्या लेते हैं, पूरा मेजरमेंट लेते हैं गोलाई में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, सर्कमफ्रेंसेस मतलब गोलाई, ठीक है। तो ये क्या है आपका मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, शॉर्टकट में इसे बोलते हैं MUAC, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है हमारा MUAC, और वेट फॉर हाइट क्या है, ये आपके एज इंडिपेंडेंट है। इसमें हम एज नहीं देखते हैं कि एज के हिसाब से सही है या फिर नहीं है। अब बॉडी वेट है, ठीक है। बॉडी वेट क्या है, बॉडी वेट में हमारे वेट में क्या क्या आता है, आपका मिनरल्स आता है, फैट आते हैं, प्रोटीन आते हैं, ये सभी मिल करके क्या बनाते हैं, बॉडी का वेट बनाते हैं। आपको पता ही है, फैट खूब खाओ, आपका वेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मिनरल्स में जैसे कैल्शियम हो गया, बोन को बनाता है और इसी से हमारे बॉडी का वेट भी आता है, ठीक है। तो ये सभी कॉन्स्टिट्यूंट्स हो गए आपके, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, ये सब क्या करते हैं, आपके बॉडी के वेट को बनाते है, ठीक है। इसमें आपका असेस बॉडी वेट फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हम क्या करते हैं, बॉडी वेट को असेस करते हैं, ठीक है। और उससे क्या करते हैं, प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। असेस बॉडी वेट फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, ठीक है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और बॉडी वेट को असेस करते हैं। लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल्स कैन परफॉर्म, ठीक है। इसको, और ये बॉडी वेट को ना कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी परफॉर्म कर सकता है। आपको करना ही क्या है, मशीन पर खड़ा करो और वहाँ पे देख लो कितना आपका आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा मम्मियाँ भी अपने बच्चों का, घर में जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो भी अपने बच्चों का बॉडी वेट तो कर ही लेती हैं, ठीक है। तो एंथ्रोपोमेट्रिक में यही फायदा है कि आपको कोई भी मदर भी है, वो देख के आपको कह देती है कि कितने कमज़ोर हो रहे हो, गरीब हो रहे हो, तो वो भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कितने कमज़ोर हो गए हो, आप दुबले हो गए हो, तो मम्मियाँ भी कर सकती हैं इसे घर में, ठीक है। तो एंथ्रोपोमेट्रिक देखा जाए तो थोड़ा सा आसान सा मेथड है, जिसमें बॉडी भी आसानी मेथड है। अब इसमें क्या है, ग्रोथ मॉनिटर टाइम टू टाइम, इसमें बच्चों का हम बार बार चेक करते हैं वेट, और उससे पता चलता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो ग्रोथ है वो समय समय पे कितनी हो रही है, ठीक है। ग्रोथ चेकअप फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए हम क्या करते हैं, ग्रोथ को चेक करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए हम क्या करते हैं, ग्रोथ को चेक करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कि आपका अगर ग्रोथ हो रही है तो आपका न्यूट्रिशन स्टेटस ठीक है। अगर आपका वेट बिल्कुल कम होता जा रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो डाइट है, प्रोटीन की कमी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है, फैट की कमी हो सकती है, इसके चलते ये दुबला हो रहा है, ठीक है। और अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अधिकता भी है भाई फैट की, ठीक है। तो अगर डिक्रीज फैट वेट रैपिडली, अगर आपका बहुत तेज़ी से वेट जो है वो घट रहा है तो ये क्या है, ये आपके माल न्यूट्रिशन का सिम्टम है, ठीक है। कैन बी ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल, और फिर जब हमें पता चल जाएगा कि भाई इसका वेट बहुत कम हो रहा है तो इसका मतलब इसमें माल न्यूट्रिशन हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैन बी ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ये जल्द से जल्द जो है वो ट्रीट हो सकता है। प्रिवेंशन फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, ठीक है, इससे क्या हो सकता है, और प्रिवेंशन, बचाव
हो सकता है माल न्यूट्रिशन के द्वारा, ठीक है। तो वे स्केल फॉर वेट मेजरमेंट, ठीक है, वेट मेजरमेंट के लिए क्या क्या स्केल होते हैं, ठीक है। एक है सेल्टर स्केल, बीम स्केल और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, ठीक है। ये इसमें से ये तो आप खुद ही जो इस वेइंग मशीन पे खड़े होकर अपना वेट देखते हो, तो वो तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है। बाकी इसके अलावा बीम वेइंग मशीन, ठीक है, ये तराजू की तरह होती है। और ये आपका सेल्टर स्केल हुक वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 तरह के मेथड ही आता है एग्जाम में, ठीक है, कि ये आपकी कौन कौन सी, जैसे सेल्टर स्केल हमारा किसके काम में आता है, वेट के काम में आता है, ठीक है। बीम बैलेंस हो गया और आपका इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन हो गया, ठीक है। देखो ये जो है ये आपका सेल्टर स्केल है, ठीक है। इसे इस तरीके से यूज़ करते हैं हम सेल्टर स्केल को, ठीक है। इस तरीके से हुक से हम जो भी हमें तोलनी होती है चीज़ उसको लटका देते हैं और आपको पता चल जाएगा इसका वेइंग मशीन वेट कितना है, ठीक है। तो एक तरीके की वेइंग मशीन है ये, ठीक है। ये आपकी वेइंग मशीन है, ठीक है। ये क्या है, ये वेइंग मशीन है। इस तरीके की जो तराजू जैसी होती है इसको आप क्या बोलते हो, वेइंग मशीन बोलते हो, ठीक है। देखो ये वाली है, इसमें क्या करते हैं हम बच्चों को इस तरीके से बैठा देंगे, ठीक है। बच्चों को हमने इस तरीके से बैठाया ये वाली में, ठीक है। और इससे हमें बच्चे का जो वेट है वो पता चल जाता है। तो बेबीज़ के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, बीम बैलेंस हम बेबीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से ये क्या है, ये सेल्टर मशीन है। इस तरीके से आप क्या करोगे, बेबी को उसमें हैंग कर दोगे और आपका वेट जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सेल्टर मशीन हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। देखो ये वाली जो आपको दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, ठीक है। इसमें हम ये वाली, देखो आपने देखा होगा शॉप्स पे भी रखी रहती है, ये जो राशन वगैरह की शॉप होती है उस पर भी रखी रहती है। उसमें आप भी खड़े होकर के ये वेट अपना ले सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन अलग अलग तरह की आती हैं, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये वेट का तो हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाइट, ठीक है। हाइट भी हम किस में मेज़र करते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के अंदर ही हम हाइट को भी मेज़र करते हैं, ठीक है। तो हाइट में क्या है आपका, इसमें बोन और स्केलेटन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि हमारी हाइट कितनी है, ठीक है। अफेक्टेड बाई जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। हाइट आपकी किससे इफेक्ट होती है, आपको पता ही है, जीन्स में। जैसे कि आपके पेरेंट्स की जितनी हाइट होगी आपकी भी लगभग उतनी ही हाइट होती है, क्योंकि जीन्स के थ्रू हमारी हाइट जो है वो डिसाइड होती है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं कि न्यूट्रिशन अच्छा ले लो या मोबिडिटी है, आपको न्यूट्रिशन की बहुत कमी है, तो उसके चलते भी आपकी हाइट जो है वो थोड़ी बहुत इफेक्ट हो सकती है। अगर आप बहुत अच्छा कैल्शियम रिच और प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो, आपके पेरेंट्स की इतनी अच्छी हाइट नहीं भी है, तब भी थोड़ी बहुत आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। सीवियर माल न्यूट्रिशन आपको हाइट में आपको दिखाई देगा, सीवियर माल न्यूट्रिशन, ठीक है। स्टंटिंग हमने देखा था, लो हाइट फॉर एज, जब हम ये देख रहे थे स्टंटिंग वाला जो हमने माल न्यूट्रिशन में पढ़ा था। हाइट में क्या होता है, एज के हिसाब से अगर हमारी हाइट बहुत कम रह जाएगी तो ये क्या है, ये आपका स्टंटिंग हम इसको बोलते हैं, जब आपकी हाइट कम रह जाती है एज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये क्या है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है। क्या है ये, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। मैंने बताया था ना, हाइट कभी भी एकदम नहीं पता चलती, आपने 6, 7, 10 साल बाद आपको पता लगा कि आपकी हाइट जो है वो कम रहेगी, क्योंकि आपकी डाइट में जो है न्यूट्रिशन की कमी थी। तो क्यों, क्योंकि क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है, जबकि वेट आपका एकदम पता चल जाता है। जैसे माल न्यूट्रिशन में हमने देखा था 2 महीना आप बिल्कुल मत खाओ या 2 महीने आप खूब खा लो, तो एकदम आपको पता चल जाएगा कि वेट आपका बढ़ गया है या घट गया है। लेकिन जो हाइट है वो 1-2 महीने से पता नहीं चलती, क्यों, क्योंकि क्रोनिक कंडीशन है, हमें कई सालों में पता चलेगा कि हमारी हाइट कम ही रह गई है, ठीक है। समझ में आया इतना। और 1-2 महीने के खाने पीने से भी हाइट कम नहीं रहेगी, कि हमें 1-2 महीने अच्छे से खाना नहीं मिला तो हमारी हाइट कम रह जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाइट जो है वो आपका क्रोनिक कंडीशन है, बहुत लंबे समय तक जो भी आप फॉलो करोगे लाइफ स्टाइल उसका रिजल्ट लेकर के आता है वो, ठीक है। इसमें आपका हाइट मापने के लिए आपके पास 2 है, एक है इन्फेंटोमीटर और एक है आपका स्टेंडियोमीटर, ठीक है। इन्फेंटोमीटर हम लेते हैं 2 साल से कम बच्चे के लिए, इन्फेंट्स के लिए हमारा इन्फेंटोमीटर होता है हाइट मापने के लिए, और जो स्टेडियोमीटर होता है हमारे 2 साल से बड़े लोगों के लिए, ठीक है। ये मेजरिंग के टूल्स हैं, इनसे हम हाइट को मेजर करते हैं, ठीक है। इन्फेंटोमीटर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, बेबी को इस तरीके से लिटा करके उसमें क्या करते हैं, उसकी हाइट को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये इसमें आपका रिकम्बेंट एंड सुपाइन पोजीशन में, रिकम्बेंट एंड सुपाइन पोजीशन आपका क्या है, इसका मतलब है पीठ के बल आप जब बेबी को लिटाओगे, उसकी जो पीठ के बल जब हम बेबी को लिटा करके तब देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाइट को मेज़र करते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास 2 हैं, इन्फेंटोमीटर और स्टेंडियोमीटर। ये आपका इन्फेंटोमीटर है, ठीक है। ये जैसे देखो आप बेबी को इस तरीके से लिटाया और इसमें मेज़र कर लोगे कि बच्चे की हाइट कितनी है, ये देखो, ठीक है। ये इन्फेंटोमीटर के एग्जांपल्स हैं ये सारे, ठीक है। इससे बच्चे की हाइट का हमें पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाली हाइट है तो इसको बोलते हैं इन्फेंटोमीटर।
इन्फेंट्स के लिए होता है, क्योंकि बच्चों को हम खड़ा करके नहीं मेज़र कर पाते तो उसे हम लिटा के तब मेज़र करते हैं, ठीक है। ये इन्फेंटोमीटर के एग्जाम्पल्स हैं। ये आपके स्टेडियोमीटर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जब हम लोग के ऊपर कौन सा होता है, एडल्ट्स के लिए स्टेडियोमीटर को यूज़ करते हैं। इस तरीके की एक रॉड होती है, उसके नीचे आप खड़े हो जाओगे और इस तरीके से आप मेज़र कर सकते हो। तो 2 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उसको हम स्टेडियोमीटर के थ्रू क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे हाइट के लिए हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हमने 2 पढ़ लिया है, एक तो हमने पढ़ा है बॉडी वेट और एक पढ़ा है हमने बॉडी की हाइट, ठीक है। 2 चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं। फिर आएगा हेड सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है। हेड सर्कमफ्रेंसेस में क्या है, हमारा जो आपका हेड है, जो सर है, जो आपका सर है, ठीक है, इसकी परिधि चेक करते हैं हम, कितना हमारा हेड सर्कमफ्रेंसेस है, हमारा सर कितना है, ठीक है। तो रिकॉर्ड हेड सर्कमफ्रेंसेस टिल 5 ईयर। नॉर्मली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, 5 साल तक के बच्चे के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि 5 साल के बाद इसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका क्या है, 70% ब्रेन जो है आपका प्रीनेटल स्टेज में बनता है, 15% इन्फेंसी में, बचा हुआ 10% बनता है प्री स्कूल में। तो लगभग 5 साल तक आपका ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से बन जाता है, ठीक है। दिमाग आपका पूरी तरीके से बन जाएगा। तो जो भी आपका दिमाग है, ठीक है, बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका क्या बढ़ेगा, सर की जो परिधि है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए 5 साल तक जितनी आपका सर बढ़ना होता है, परिधि बढ़ जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारा जो दिमाग है अंदर से वो सही से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो 70% ब्रेन आपका कब डेवलप होता है, प्रीनेटल स्टेज में होता है, बचा हुआ 15% आपका इन्फेंसी में, और लास्ट में आपका 10% आपका प्री स्कूल स्टेज में डेवलप हो जाता है। प्रीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बेबी का 70% हो जाता है, इसलिए बच्चे में लेंगे, इसको बड़ों में लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बड़ों के खोपड़ी से पता नहीं चलता इतना, लेकिन बच्चों में हम देख सकते हैं। उसके बाद तो पता नहीं चलेगा ना, आपका ब्रेन तो डेवलप हो गया है, तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है प्री स्कूल के बाद, ठीक है। छोटे बच्चे जैसे कि 6-7 साल के बाद हमें इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। वो उतने छोटे बच्चों के लिए हम हेड सर्कमफ्रेंसेस को देखते हैं, सर की परिधि हम चेक करते हैं, ठीक है। कुपोषित बालक अगर बहुत कुपोषित बालक है तो उसकी सर की परिधि और छाती की परिधि, सर की परिधि जो है छाती की परिधि से क्या होगी, छोटी होगी। उसका सर जो है वो छोटा रह जाएगा छाती से, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुपोषित बालक में क्या होगा, उसका सर छोटा रह जाएगा उसकी छाती से, ठीक है। समझ में आ गया, छाती मतलब चेस्ट से उसकी जो सर की परिधि है वो उसकी छोटी रह जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा हेड सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है। देखो ये है हेड सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है। जैसे इस तरीके से हेड को हम चेक करते हैं कि बच्चे का हेड ठीक से ग्रो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पे लार्ज हेड है इसका, ठीक है। ये वाला नॉर्मल हेड होगा इसमें से एक, और एक बड़े होंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि माइक्रोसिफिली या मैक्रोसिफिली वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, हेड आपका छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम हेड को मेज़र करते हैं, ठीक है। अगर आपका हेड छोटा रह गया है तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर का ब्रेन जो है वो सही से डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। छोटी खोपड़ी वाला जो आप कह सकते हो इसे, ठीक है। जैसे ये वाले आप देख रहे हो, इसमें इसका जो सर है वो सही से डेवलप नहीं हुआ है। तो क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसको मैक्रोसिफिली वाली प्रॉब्लम है, यानी कि इसका जो सर है वो उतना बड़ा नहीं हुआ है, जबकि इसका जो है बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये इससे हम देखते हैं हेड सर्कमफ्रेंसेस। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है। इसको इस तरीके से चेक करता है, आपके जो बाजू का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें चेक करते हैं कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये कितना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा निकल के आएगा ये इसकी मेजरिंग टेप है, ठीक है। इसको मेजरिंग टेप बोलते हैं, ठीक है। इससे हम देखते हैं, मेजरिंग टेप से हम चेक करते हैं कि हमारा जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस हमारा ठीक है, यानी ये फैटी लोगों का भी देखा जा सकता है। आप ये देखोगे ना, जैसे इसको मेज़र करने का क्या तरीका है, आप यहाँ से यहाँ तक की हाइट लोगे अपने हाथ की, और फिर उसका जो बीच की जो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा होगा, जैसे मान लो ये आपकी 30 इंच आ रही है तो इसका एग्जैक्ट 15 इंच वाला हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस बोलते हैं। इसमें ट्राइसेप और बाइसेप दोनों को मेज़र किया था, बाइसेप ये वाला और ट्राइसेप ये वाला, ठीक है। जो आपके आगे के और पीछे के दोनों को मेज़र हम करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इससे पता जाता है अगर आपका एक लिमिट से ज़्यादा है तो आप क्या हो, मोटापे के शिकार भी हो सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में भी तो फैट इकट्ठा होगा ना, तो उससे हमें ये पता चल जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस।
ठीक है। तो ये क्या है आपका मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, ये एग्जाम में आया भी है इसलिए इसमें स्टार बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, मिड पॉइंट फ्रॉम शोल्डर एंड एल्बो ऑफ लेफ्ट आर्म। ठीक है, जो आपका शोल्डर और एल्बो है लेफ्ट आर्म की, उसका मिड पॉइंट हम लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि ये शोल्डर है, ये आपका कंधा है और ये आपकी कोहनी है, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट हम लेंगे। ठीक है, उसे हम चेक करते हैं, मेजर मिड पॉइंट फ्रॉम राउंड। ठीक है, इस तरीके से राउंड करके हम उसे चेक करते हैं, जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाई। इसमें आपको क्या पता चलेगा, इसमें आपका जितना भी फैट है, जो एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो रहा है आपके उसमें, वो आपको पता चल जाता है। मसल टिश्यूज एंड एनर्जी स्टोर, मतलब आपके जो हाथ है तो उसका मतलब आपका हाथ का जो ये आ रहा है राउंड, ये बहुत ज़्यादा है, परिधि जो ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या, आपका फैट जो है बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, लेस MUAC। ठीक है, अगर आपका MUAC कम है तो मसल्स मास कम है, इसका मतलब आपका प्रोटीन इंटेक कम हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, जनरली क्या होती है, मसल्स इकट्ठी होती है, तो इसका मतलब क्या है, आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो कम हो सकता है। यूज़ नॉन स्ट्रेचेबल टेबल। ठीक है, इसमें हम नॉन स्ट्रेचेबल टेप यूज़ करते हैं, टेबल नहीं सॉरी टेप यूज़ करते हैं हम, नॉन स्ट्रेचेबल टेप जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये MUAC का 3 कलर का आता है। ठीक है, 3 कलर टेप हम इसे बोलते हैं, उसमें कलर में पता चल जाता है आपका किस रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो 3 कलर टेप हम इसे बोलते हैं, क्योंकि टेप में क्या होते हैं, 3 तरह के कलर पाए जाते हैं, तो 3 कलर टेप हम इसे बोलते हैं MUAC को, जिससे हम मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आसान है MUAC, अभी मैंने आपको दिखाया था। MUAC के बाद है हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस में आपका क्या है, इसमें हम वेस्ट देखते हैं। ठीक है, कमर देखते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस में। ठीक है, इसके बाद है वेस्ट टू हिप रेशियो हम देखते हैं। ठीक है, वेस्ट टू हिप रेशियो ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस है। ठीक है, वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस, तो इसमें क्या करते हैं, हम वेस्ट को मेज़र करते हैं, जैसे इसका टमी मेज़र करते हैं हम। ठीक है, जो आपके ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जो आपकी बिल्कुल कमर के नीचे वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो इसको हम मेज़र करते हैं वेस्ट वाले पोर्शन को। ठीक है, इसमें आपको पता ही है, वेस्ट अगर ये वाला पोर्शन आपका ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, मोटापे के शिकार हो भाई, जैसे मैं भी हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका पूरा वेस्ट के थ्रू आपको बताता है कि आपका वेस्ट एरिया कितना है और कितना होना चाहिए था। ठीक है, जैसे अगर आप देखो तो ये सारे क्या हैं, वेस्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ठीक है, और दूसरा जो है ये है आपका वेस्ट टू हिप रेशियो। ठीक है, यानी कि इस वाले से इस वाले का बीच का रेशियो। ठीक है, आपका जो वेस्ट है और जो आपका हिप वाला एरिया, ये वेस्ट वाला एरिया हो गया, ये हिप वाला एरिया, इन दोनों का बीच का रेशियो कितना है। ठीक है, और कितना होना चाहिए था, मतलब कि आपका ये और ये किस अमाउंट में होना चाहिए, कितना आपके ये सेंटीमीटर का होना चाहिए, कितना आपका वेस्ट सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का रेशियो भी हम देखते हैं मेजरमेंट में। ठीक है, हिप और वेस्ट का रेशियो। ठीक है, वेस्ट और हिप का रेशियो, ये इसमें आपके रीज़न वो भी बताए हुए हैं, इंडिकेटर्स भी। ठीक है, अगर आप देखो बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट और हिप रेशियो है तो इससे क्या हो सकता है, आपको कंसीडर, आपको रिस्क के उसमें भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस में हमारा क्या है, मेजर एब्डोमिनल फैट। ठीक है, जो आपके टमी वाले एरिया का फैट होता है उसको मेजर करते हैं और इसको वेस्ट सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, जेंडर में अगर जेंडर के हिसाब से अगर देखो तो मैन में अगर ये 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा यानी कि 40 इंच से ज़्यादा है तो हम उसे रिस्क की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, और वुमेंस में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम उसे रिस्क की कंसिडर करेंगे, मतलब 35 इंच से ज़्यादा आपका कमर है तो। ठीक है, वेस्ट आपका 35 इंच से ज़्यादा है तो। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। रेंज आपकी नॉर्मल रेंज कितनी है, 102 मैन में, और वुमेंस में कितनी है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वेस्ट एंड हिप रेशियो अभी हमने देखा है, इसे बोलते हैं WHR। ठीक है, क्या बोलते हैं, WHR। ठीक है, वेस्ट हिप रेशियो। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कंपैरिजन बिटवीन वेस्ट एंड हिप रेशियो। ठीक है, जो आपकी वेस्ट है और जो नीचे का हिप है, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, वेस्ट एंड हिप रेशियो आपका 1.0 से कम है। ठीक है, रिस्क ऑफ डायबिटीज़, ये अगर आपका 1.0 से भी सॉरी कम नहीं, ज़्यादा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डायबिटीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, डिजीज़ और आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। अगर आपका मान लो आपकी जो कमर है वो भी 35 है। ठीक है, और जो आपका ये है, ठीक है, नीचे का एरिया है हिप वाला, वो भी 35 सेंटीमीटर, तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 के अंदर अगर आप आ रहे हो तो आप क्या हो, 1 में आप कहाँ होगा, आपका डायबिटीज़ के केस में आप आ जाओगे। मान लो आपका जो ये कमर है, ठीक है, ये आपकी है 35। ठीक है, और जो हिप रेशियो है वो आपका है 32। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वेस्ट क्या है, ये आपका वेस्ट टू हिप रेशियो। ठीक है, 35/32, इसको इससे काटोगे। ठीक है, अगर मान लो 0.90 आ रहा है तो आप किस में आओगे, कंसीडर आओगे, सेफ में कंसीडर आओगे। ठीक है, फिर आप ठीक ठीक चल रहे हो इस समय।
ठीक है, से कंसिडर सेफ होगा, या 0.80 से भी आएगा तो आप क्या किस में होगा, फ्री ऑफ रिस्क, मतलब किसी भी रिस्क में आप नहीं हो, बिल्कुल फ्री हो, यानी कि वेस्ट फॉर हिप रेशियो हमारा नीचे आना चाहिए, कम आना चाहिए। ठीक है, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये आपका कम रह गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हिप एरिया कम है और आपका वेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो आपका जो रेशियो है वो ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और वो आपके लिए हार्मफुल कैटेगरी में आप आओगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे हमारे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स थे जो भी हमने देखे। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में क्या है, बॉडी के किस किस पार्ट्स को हम मेज़र करते हैं। जैसे हमने वेट को मेज़र किया, हाइट को मेज़र किया, फिर हमने हेड सर्कमफ्रेंसेस देखा जो आपकी सर की परिधि है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस देखा, इसके बाद हमने देखा वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस और आपका वेस्ट टू हिप रेशियो हमने देखा। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के टाइप्स हैं। ठीक है, ये आपको सबको याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में आते हैं। तो कितने हो गए एंथ्रोपोमेट्रिक में हमारे, सबसे पहला हमारा क्या हो गया, हाइट और वेट। ठीक है, ये हमारे वेट और हाइट दो तो ये हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया हमारा हेड सर्कमफ्रेंसेस, फोर्थ हो गया मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, फिफ्थ हो गया आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, सिक्स हो गया आपका वेस्ट टू हिप रेशियो। ठीक है, ये हमारा मेजरमेंट है। ठीक है, इतने बॉडी पार्ट्स को हम मेज़र करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ करते हैं। ठीक है, जैसे कमर की वो भी करते हैं, एरिया आपका बैक कितना है, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो लेकिन हमें मेन इतने ही पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका, अगर आप देखो तो हमारा जो एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स हमारे क्या क्या होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स हमारे क्या होते हैं, ये हमने देखा था जब हमने माल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा था। तो इसमें स्टंटिंग है, वॉस्टिंग है और अंडरवेट है। ठीक है, स्टंटिंग क्या था, जब हमारा जो एज के हिसाब से हमारी जो है हाइट बहुत कम रह जाए। ठीक है, एज तो मेरी 15 ईयर है पर हाइट मेरी अभी कुछ 3 फीट तक ही मैं पहुँच पाई हूँ, तो वो किस में कहलाऊँगी, मैं कहलाऊँगी स्टंटेड चाइल्ड में, जो बौने बच्चे होते हैं। ठीक है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में दिखाई देगा। स्टंटिंग मैंने बताया था कि हाइट कभी भी एक दो दिन के खाने से या 1-2 साल के खाने से भी इफेक्ट नहीं पड़ती। वो उसका इफेक्ट कब पड़ता है, जब सालों तक आप बिल्कुल न्यूट्रिशन की कमी में जी रहे हो, तब आपकी हाइट जो होगी वो इफेक्टेड होगी, यानी कि क्रोनिक कंडीशन है ये। ठीक है, तो पीएम इसका एग्जाम्पल है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। फिर नेक्स्ट है आपका वॉस्टिंग। वॉस्टिंग में क्या है, लो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट। ठीक है, करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको दिखाता है, लो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट। ठीक है, लो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट है हमारा वॉस्टिंग का। ठीक है, ये आपका स्टार्वेशन और सीवियर डिजीज़ है। करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस हम देखते हैं, लो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट है ये आपका, मतलब हाइट के हिसाब से आपका क्या है, वेट जो है वो कम है। ठीक है, और इसमें क्या है आपका करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस हम इसको देखते हैं। फिर अंडर वेट है आपका, लो वेट अकॉर्डिंग टू एज, हमारा एज के हिसाब से जब आपका वेट कम हो जाएगा तो अंडर वेट है। ठीक है, जब हम एज की बात करते हैं, ये शॉर्ट टर्म न्यूट्रिशन को दिखाता है, 1-2 महीना आप ढंग से मत खाओ तो आपका जो वेट है वो कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म को दिखाता है। तो इंडिकेटर्स है, स्टंटिंग हो गया, वॉस्टिंग हो गया और हमारा अंडर वेट हो गया। वॉस्टिंग क्या है, लो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट के हिसाब से आपका वेट कम है, वो वॉस्टिंग हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके शॉर्ट कीज आप बना लेना। ठीक है, फिर इसके बाद है नेक्स्ट है आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स हम कैसे मेजर करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स करते हैं हम हाइट और वेट को लेकर के, हाइट और वेट को लेकर के। ठीक है, हाइट और वेट को लेते हैं, हाइट ले ली हमने अपने बच्चे की, या बच्चे की क्या एडल्ट में भी देख सकते हो आप, BMI आप अपनी भी कैलकुलेट कर सकते हो बॉडी मास इंडेक्स को। तो इसमें हम हाइट और वेट लेते हैं अपना किसी भी व्यक्ति का। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, वेट फॉर हाइट। ठीक है, वेट फॉर हाइट है सिंपल टूल फॉर एडल्ट, एडल्ट के लिए आसान टूल है, एकदम पता चल जाता है कि आप कितने रिस्क में जी रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, BMI में हम क्या लेते हैं, वेट लेते हैं किलोग्राम में और मीटर लेते हैं स्क्वायर मीटर में। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर का मतलब ये है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो जैसे कि मेरी हाइट कितनी है, मेरी हाइट है, मेरा जो वेट है, ठीक है, वेट है आपका मेरा वेट है 50 kg। ठीक है, और जो मेरी हाइट है वो मेरी हो गई है 50 स्क्वायर मीटर की। ठीक है, तो 50 × 50 करके मैं इसको निकाल लूँगी कि मैं कौन सी रेंज में आ रही हूँ। स्क्वायर मीटर का मतलब होता है 50 × 50। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। इसमें BMI में आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वेट
आप किस में लोगे, केजी में लोगे अपॉन हाइट स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर, ठीक है, हाइट हम किस में लेंगे, स्क्वायर मीटर में लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। मान लो आपकी जो वेट है वो है 50 केजी, ठीक है, और हाइट आपने जो कैलकुलेट की है वो कितनी आई है, 165 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, यानी कि 165 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1.65 मीटर, ठीक है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इसे डिवाइड करेंगे किससे, 1.65 हमारा डिवाइड करने के बाद आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 1.6 मीटर आ गया, पर हमारा क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर आया है। अब मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, एक बार और हम इसको गुणा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इंटू करेंगे हम किसको, हम किसको इंटू करेंगे, इसको 1.65 को, ठीक है। 1.65 को इंटू कैसे करेंगे हम, इसको इंटू 1.65, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा मीटर स्क्वायर है। अगर 1 मीटर है तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, हम इस मीटर को गुणा करेंगे दूसरे मीटर से, ठीक है। सेम हम 2 मीटर लेकर के हमारा मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो 50/1.65 इंटू 1.65, ठीक है। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, और मीटर में क्या चाहिए, हमें मीटर का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। मीटर में हमें क्या चाहिए, मीटर का 165 हमारा सेंटीमीटर आया, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट किया 1.65 मीटर में, ठीक है। अब हमारा मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 1.65 गुणा 1.65 हो जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, जो ये वैल्यू है इसका दुगना, ठीक है। तो हम इसे दुगना इस तरीके से करेंगे, ठीक है। मीटर स्क्वायर का मतलब, किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू है उसका दुगना, ठीक है। फिर और हमारा फॉर्मूला क्या है, ये तो हमने अपनी हाइट को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, हमने हाइट को कन्वर्ट किया। हाँ, फॉर्मूला में क्या है हमारा, 50/kg में वेट आपका 50, हाइट हो गई आपकी 1.6 इंटू 1.6, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे, उसके बाद देखोगे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा आप किस BMI में आप हो, ठीक है, 1.65/1.65, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा आप किस रेंज में आ रहे हो, ठीक है। इसको कैलकुलेट, जब आप फॉर्मूले को इसको कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, तो आप देखोगे आप किस रेंज में आ रहे हो, ठीक है। अगर आप सीवियर, अगर आप किस में आ रहे हो, 16 से भी नीचे आपकी इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो आप सीवियर अंडरवेट में आओगे। 16 से 18.4 के बीच में आ रही है तो आप अंडरवेट में हो। 18.5 से 24.9 के बीच में हो तो आप नॉर्मल में हो, और 25 से 29 के बीच में हो तो आप ओवरवेट में हो, ठीक है। तो ये आपकी इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपका BMI कैलकुलेट हो जाएगा तो आप इसमें देख लोगे कि आप किस में, कौन सी रेंज में आप आते हो। मान लो आपका कैलकुलेट करने के बाद 25 से आपका आया 26, ठीक है, तो आप किसके अंदर आओगे, अगर 26 आया तो आप ये वाली कैटेगरी के अंदर आओगे, मतलब कि आप ओवरवेट हो, ठीक है। तो एडल्ट में अगर हम देखें तो अगर आपका BMI जो है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 to 29, ठीक है, 29.9 से अगर आपका ज़्यादा है, 25 के बीच से 29.9 के बीच का हो या इससे ज़्यादा है तो आप किस में आओगे, ओवर वेट में आओगे, ठीक है। ओबीज में किस कब आ रहे हो, जब आपका 30 to 39.9 से भी आपका ऊपर है तब आप आओगे ओबीसिटी के केस में, ठीक है। यही वाला जो है, इसके आगे की 2 रेंजेस ये और हैं, ठीक है। जैसे ये तो हमने यहाँ पढ़ ली थी, इसके अलावा एक रेंज और है, 30 to 39 की रेंज है। अगर आपका जो आप 30 to 39 के बीच में आ रहे हो तो इसका मतलब क्या, आप तो भैया खतरनाक मोटापे के शिकार हो। तो हम ये BMI कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। और बच्चों में हम इसको किस में चेक करते हैं, अगर आपके 5 ईयर से कम बच्चे हैं, ठीक है, तो उसका BMI अगर आपका 2SD से भी कम है। मैंने बोला था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने सीखे थे जब माल न्यूट्रिशन वाले केस को हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने माल न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड डेविएशन में देखा था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, ये आपकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम मान लेंगे कि आपका छोटे बच्चे का कितना वेट होना चाहिए, 10 किलो वेट हो जाना चाहिए आपका 1 साल के लगभग बच्चे का, ठीक है। लेकिन अगर उसका 8 ही किलो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप उसको, वो किस में जाएगा, अंडरवेट में है, नीचे की तरफ जा रहा है, स्टैंडर्ड से इतना डेविएट कर रहा है। अगर उसका 12 है तो वो यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, कि वो स्टैंडर्ड से क्या जा रहा है, ओवरवेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड है कैलकुलेट करने का। तो बच्चों को हम किस में देखते हैं, बच्चे का हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। अगर आपका वेट फॉर हाइट जो है वो 2SD से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट में आओगे। छोटे बच्चे, अगर 5 साल से छोटे के बच्चे हैं
अगर आपका 3 HD से ज़्यादा वेट फॉर हाइट आ रहा है तो आप ओबेसिटी में आओगे, ठीक है। छोटे बच्चों को हम इस तरीके से देखते हैं। 5 to 19 ईयर में क्या है रेंज इसमें, 5 to 19 ईयर में BMI हम एज के हिसाब से देख रहे हैं, यहाँ पे तो हम हाइट के हिसाब से देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम देखेंगे एज के हिसाब से। तो आप क्या आ रहा है -1, आपका 1 SD से 2 SD के बीच में आओगे। माइनस में नहीं आएगा क्योंकि ओवरवेट हमेशा प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरफ जाएगा ओवरवेट, माइनस में तो अंडरवेट आएगा, ठीक है। तो अगर आप -1 से 2 के बीच में हो, 2 SD स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में हो, तो आप किस में हो, ओवरवेट की बात हम कर रहे हैं, तो आप ओवरवेट में आओगे। आपका 2 SD से भी ज़्यादा है तो आप किस में आओगे, ओबेसिटी में आओगे, ठीक है। तो ये हमारा हमने इसमें भी देखा था एक बार, माल न्यूट्रिशन वाले में हमने ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छे से देखा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया BMI। इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, BMI कैलकुलेट करते हैं। BMI की रेंज आपको देखनी है, अगर आपको नॉर्मल रेंज आपको देखनी है तो नॉर्मल आपकी आती है एग्जाम में, कई बार आई हुई है। नॉर्मल रेंज कितनी है आपकी, 18.5 से 24.9 तक की हमारी क्या है, नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अब हमारा इसके बाद है ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट हमने इंडिकेटर्स देख लिए। इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, क्या क्या पहचाने हैं हमारी एंथ्रोपोमेट्रिक में, हम क्या क्या पहचान पॉइंट्स को देख के हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स हो गए वो। इसके बाद आपका है वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस हो गया आपका, ठीक है। वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस के बाद है आपके ये सारे हो गए। तो ये सब हमने जो आज पढ़े ये हमारे थे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, मतलब कि आप बॉडी के सभी पार्ट्स को मेज़र करके ये चेक करोगे कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। अब इसके जो सेकेंड पार्ट है, इसका ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया एंथ्रोपोमेट्रिक वाला, ठीक है। ये हमारा समझ में आ गया, जिसमें हम शरीर के मेजरमेंट्स करते हैं अलग अलग पार्ट्स के, जैसे टेलर लेता है, ठीक है, उसी तरीके से हम अलग अलग पार्ट के मेजरमेंट्स लेते हैं। तो और कल को हम बायोकेमिकल, केमिकल और डाइटरी वाले पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।